दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड की इस दिल दहला देने वाली कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में आपका स्वागत है। ये वो भाग है जहां सच और झूठ के बीच की धुंधली लकीर पूरी तरह मिट जाएगी और हर उस चेहरे से नकाब उतर जाएगा जो इस खौफनाक साजिश के पीछे छिपा है। पिछली कड़ी में हमने आपको उस मोड़ पर छोड़ा था जहां राजा के भाई विपिन के हाथ अपने भाई की एक सीक्रेट डायरी लगी थी। एक ऐसी डायरी जिसके पन्ने सिर्फ तारीखों और नंबरों से नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे राज से भरे थे जो पूरे देश की सियासत में भूचाल लाने की ताकत रखता था। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से एक ऐसा नाम लिखा था जिसे पढ़कर विपिन के हाथ कांपने लगे थे और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज हम उसी नाम के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाएंगे और इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये अंत आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि सच्चाई आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक, गहरी और उलझी हुई है। विपिन के हाथ में वो छोटी सी काले रंग की डायरी किसी जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रही थी। उसकी आंखें उस एक नाम पर जमी हुई थी जो लाल स्याही से किसी चेतावनी की तरह लिखा गया था, अविनाश सिंह। ये नाम किसी मामूली आदमी का नहीं था। यह राज्य के एक कद्दावर और प्रभावशाली मंत्री का नाम था। एक ऐसा चेहरा जो हर रोज सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर और शाम को टीवी चैनलों पर विकास और ईमानदारी की बातें करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक मानी जाती थी, जिसकी एक फोन कॉल पर कमिश्नर और सेठ रेटरी बदल जाते थे। विपिन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसके सीने में एक बर्फीला डर दौड़ गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसके सीधे सादे, मेहनत करने वाले भाई राजा की मौत का कनेक्शन देश की सियासत के इतने ऊंचे और गंदे गलियारों तक हो सकता है? उसके मन में सवालों का एक ऐसा बवंडर उठ खड़ा हुआ जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। क्या जितेंद्र, उसका अपना चचेरा भाई जिसे वो बचपन से जानता था, इस मंत्री के लिए काम करता था? क्या राजा को इस खतरनाक खेल के बारे में पता चल गया था? क्या इसीलिए उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया? और सोनम, वो लड़की जो उसके भाई की पत्नी थी, क्या वो सिर्फ एक मोहरा थी जिसे लालच देकर इस्तेमाल किया गया, या वो इस बड़ी साजिश का एक छोटा लेकिन सबसे अहम हिस्सा थी? विपिन को लगा जैसे वो एक अंधेरी, बिना अंत वाली सुरंग में खड़ा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। डर ने उसके दिल को किसी बर्फीले हाथ की तरह जकड़ लिया। उसे लगा कि अगर इस डायरी का सच बाहर आ गया तो उसका पूरा परिवार, उसकी बूढ़ी मां, उसके पिता, सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये मंत्री इतना ताकतवर था कि वो किसी को भी, कहीं भी, कभी भी एक सड़क दुर्घटना या एक अनसुलझी चोरी का मामला बनाकर हमेशा के लिए गायब करवा सकता था। एक पल के लिए, सिर्फ एक कमजोर पल के लिए, उसके मन में आया कि वो इस डायरी को जला दे, इस सबूत को हमेशा के लिए खत्म कर दे, सब कुछ भूल जाए और मान ले कि उसके भाई को उसकी धोखेबाज पत्नी नहीं मारा है। कम से कम बाकी परिवार तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे राजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। वो चेहरा जो हर मुश्किल में कहता था, विपिन, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। उसे अपने भाई की वो आखिरी चीख याद आई, सोनम। धोखा, जो अब उसके कानों में किसी नासूर की तरह गूंज रही थी। नहीं, वो पीछे नहीं हट सकता था। वो अपने भाई की याद के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता था। उसे अपने भाई के लिए लड़ना था। उसे हर उस चेहरे को बेनकाब करना था जो इस घिनौने गुनाह में शामिल था, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। उसने फैसला किया कि वो इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेगा। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो ईमानदार हो, निडर हो और जिस पर सिस्टम का कोई दबाव न हो। उसकी आंखों के सामने एसआईटी के उस लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर देव मलिक का चेहरा घूम गया, जो पहली दिन से इस केस पर पूरी लगन से काम कर रहा था, जिसकी आंखों में उसने एक सच्चाई की चमक और सिस्टम से लड़ने का जज्बा देखा था।
विपिन ने डायरी को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में ऐसे छुपाया जैसे वो कोई बेशकीमती हीरा हो। और उस रात उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। उसे पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक दिन होने वाला है। एक ऐसा दिन जो या तो उसे इंसाफ दिलाएगा या मौत के मुंह में धकेल देगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ विपिन ने एक नया अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड खरीदा और बड़ी होशियारी से इंस्पेक्टर देव मलिक से संपर्क किया। उसने अपनी पहचान बताए बिना सिर्फ इतना कहा कि वो राजा रघुवंशी केस के बारे में एक ऐसी जानकारी देना चाहता है जो पूरे केस का रुख बदल देगी। इंस्पेक्टर मलिक एक अनुभवी पुलिस वाले थे। उन्होंने ऐसी हजारों कॉल सुनी थी, लेकिन विपिन की आवाज में जो घबराहट और सच्चाई का मिलाजुला असर था, उसने उन्हें मिलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने एक सुनसान से पुराने ईरानी कैफे में मिलने का समय तय किया, एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें देख या सुन न सके। कैफे में, जहां पुराने पंखे की घरघराहट और चाय उबलने की आवाज के सिवा कोई शोर नहीं था। विपिन ने कांपते हाथों से वो डायरी इंस्पेक्टर मलिक के सामने रख दी। उसने एक एक करके वो सारे कोड्स, वो तारीखें और वो करोड़ों के लेन देन के बारे में बताया जो उसने रात भर जागकर डिकोड किए थे। उसने बताया कि कैसे राजा के ट्रकों का इस्तेमाल सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों के काले धन को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। और फिर उसने डायरी का वो आखिरी पन्ना खोला जिस पर मंत्री अविनाश सिन्हा का नाम किसी खूनी हस्ताक्षर की तरह मौजूद था। इंस्पेक्टर मलिक का चेहरा भी ये देखकर सफेद पड़ गया। वो एक ईमानदार अफसर थे, लेकिन वो सिस्टम की हकीकत भी जानते थे। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े केस देखे थे, लेकिन ये मामला अब तक का सबसे पेचीदा, सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक था। उन्होंने विपिन से कहा, विपिन, तुम जानते हो कि तुम किस आग से खेल रहे हो। ये आदमी पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखता है। हमारे पास सिर्फ एक डायरी है जिसमें एक नाम लिखा है। इसे कोर्ट में साबित करना लगभग नामुमकिन होगा। वो इसे अपने किसी विरोधी की साजिश बताकर आसानी से खारिज कर देगा। विपिन ने हिम्मत से कहा, सर, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कुछ और भी है। उसने अपनी जेब से कुछ बैंक स्टेटमेंट्स की मोटी फाइल निकाली। ये राजा और जितेंद्र की शेल कंपनियों के वो खाते थे जिनमें उन खास तारीखों पर करोड़ों के अनाम ट्रांजैक्शन हुए थे जिनका जिक्र डायरी में था। विपिन ने बताया, सर, राजा पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान था। वो कहता था कि जितेंद्र उसे किसी ऐसे दलदल में फंसा रहा है जहां से निकलना मुश्किल है। वो इस हवाला के कारोबार से बाहर निकलना चाहता था। मुझे पूरा शक है कि राजा ने इन सब का कोई और पुख्ता सबूत भी इकट्ठा किया होगा जो उसने कहीं बहुत सुरक्षित जगह पर छुपाया है, और जितेंद्र ये बात जानता है। शायद इसीलिए उसे इतनी जल्दी रास्ते से हटा दिया गया। अब इंस्पेक्टर मलिक की आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आने लगी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम जितेंद्र को उसके तरीके से समझाएंगे। तुम घर जाओ और ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी से भी, यहां तक कि अपने परिवार में भी इस मुलाकात का जिक्र मत करना। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद खेल का असली रुख बदलना शुरू हुआ। इंस्पेक्टर मलिक ने अपने सबसे भरोसेमंद 2 अफसरों की एक छोटी गुप्त टीम बनाई, एक ऐसी टीम जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने जितेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इस बार यह कोई रूटीन पूछताछ नहीं थी। उसे एक ऐसे अनजान सेफ हाउस में ले जाया गया जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डर नहीं था। कमरे में सिर्फ इंस्पेक्टर मलिक और उनकी टीम थी। मलिक ने वो डायरी और बैंक स्टेटमेंट्स जितेंद्र के सामने फेंकते हुए कहा, जितेंद्र, अब नाटक का पर्दा गिर चुका है। हमें सब पता है। हमें यह भी पता है कि तुम्हारी पिस्टल सोनम के पास कैसे पहुंची, और हमें यह भी पता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। जितेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो फिर भी अकड़कर बोला, मैं किसी मंत्री वंत्री को नहीं जानता। मैं एक बिजनेसमैन हूं, और सोनम ने मेरे ऑफिस से पिस्टल चुराई थी। मैं खुद उसका शिकार हूं।
इंस्पेक्टर मलिक व्यंग्य से मुस्कुराए और उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंका। एक ऐसा दाव जो या तो इस केस को बना सकता था या हमेशा के लिए बिगाड़ सकता था। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि चेरापूंजी के जंगल से गिरफ्तार हुए हिटमैन विक्की चौहान ने अपना मुंह खोल दिया है। उसे हमने सरकारी गवाह बना लिया है। उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया है, जिसमें उसने तुम्हारा और मंत्री अविनाश सिंह का नाम लिया है। उसने बताया है कि हत्या की सुपारी का पैसा सीधे मंत्री के फार्म हाउस से तुम लेकर आए थे, और उसने उस दिन तुम्हारी गाड़ी का नंबर और तुम्हारे कपड़ों का रंग भी बताया है। हमारे पास तुम्हारी उस दिन की टावर लोकेशन भी है, जो मंत्री के फार्म हाउस से मैच करती है। अब बोलो, ये एक सफेद, करारा और सोचा समझा झूठ था। विक्की ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दाव था जिसे जितेंद्र जैसा शातिर लेकिन कमजोर दिल का इंसान झेल नहीं पाया। उसे लगा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसे लगा कि मंत्री अविनाश सिंह अब उसे बचाने नहीं आएगा, बल्कि खुद को बचाने के लिए उसे ही सबसे पहले मरवा देगा। उसे जेल की दीवारों से ज्यादा बाहर की दुनिया से डर लगने लगा। उसका सारा आत्मविश्वास, सारी अकड़ एक पल में ढह गई। वो कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद जब उसके आंसू सूखे, तो उसने कांपती हुई आवाज में वो सब कुछ उगलना शुरू कर दिया, जो अब तक उसके सीने में एक भारी बोझ की तरह दफन था। दोस्तों, अब जो सच सामने आने वाला है, वो इस देश के सिस्टम पर से आपका भरोसा हिला सकता है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिन चेहरों को हम अपना रहनुमा समझते हैं, वो असल में कितने खोखले और खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप में इस कड़वे सच को सुनने की हिम्मत है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में ट्रूथ मस्ट प्रिवेल लिखकर बताएं कि आप भी न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है उस सबसे बड़े और सबसे घिनौने चेहरे से। जितेंद्र ने बताया, हाँ, ये सच है कि हम मंत्री अविनाश सिन्हा के लिए काम करते थे। ये सब कुछ साल पहले शुरू हुआ। राजा का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरे देश में फैला था। हमारे ट्रक हर कोने में जाते थे। मंत्री जी ने इसका इस्तेमाल अपने काले धन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करना शुरू किया। शुरुआत में यह काम छोटे स्तर पर था। कुछ करोड़ कैश एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना। राजा को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। मैं उसे बताता था कि यह कुछ बड़े व्यापारियों का टैक्स बचाया हुआ पैसा है। लेकिन फिर मंत्री जी की भूख बढ़ने लगी। उन्होंने हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट के लिए करना शुरू कर दिया। पैसा अब सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि दुबई, सिंगापुर और मॉरिशस जाने लगा। अब यह सिर्फ टैक्स चोरी नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और देश के साथ गद्दारी थी। राजा को जब इस बात की भनक लगी, तो वो डर गया। वो एक देशभक्त और ईमानदार आदमी था। वो कहता था कि यह देशद्रोह है, हम ये काम नहीं करेंगे। उसने मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैं लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पैसा, पावर और मंत्री जी का साथ, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। जब राजा ने कहा कि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगा, तो मैंने ये बात मंत्री जी को बताई। मंत्री जी ने बहुत ठंडे दिमाग से, जैसे वो किसी फाइल पर साइन कर रहे हों, मुझसे कहा, जो कांटा रास्ते में आ रहा है उसे निकालना ही पड़ेगा। काम ऐसे होना चाहिए कि किसी को शक न हो। इसे एक पारिवारिक या प्रेम प्रसंग का मामला बना दो, ताकि किसी का ध्यान असली वजह पर जाए ही नहीं। तभी मुझे सोनम और राज के अफेयर के बारे में पता चला। यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने सोनम से संपर्क किया। मैंने उसकी नसों में बहते लालच को पहचाना। मैंने उसे पैसों का, एक आलीशान जिंदगी का और राजा की मौत के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति की अकेली मालकिन बनने का सपना दिखाया। वो बहुत आसानी से तैयार हो गई। प्लान ये था कि सोनम हनीमून पर राजा को ऐसी जगह ले जाएगी जहां उसे आसानी से खत्म किया जा सके। मेघालय की सुनसान वादियां इसके लिए सबसे सही जगह थी। मैंने ही मंत्री जी से पैसा लेकर सुपारी किलर्स को हायर किया
और उन्हें मेघालय भेजा। पिस्टल मैंने जानबूझकर सोनम के बैग में रखी थी, ताकि अगर वो पकड़ी जाए तो केस एक बेवफा पत्नी द्वारा की गई हत्या का बनकर रह जाए और असली साजिश पर किसी का ध्यान ही न जाए। मुझे नहीं पता था कि राजा कोई डायरी भी मेंटेन कर रहा है। मैं तो बस मंत्री जी के आदेश का पालन कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। जितेंद्र का यह कबूलनामा किसी भूचाल से कम नहीं था। इंस्पेक्टर मलिक ने तुरंत उसे सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया शुरू की और कोर्ट में उसकी गवाही पेश करने की तैयारी में जुट गए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन न्याय के लिए यह जरूरी था। अगली सुनवाई का दिन शिलांग की अदालत में तिल रखने की जगह नहीं थी। देश भर का मीडिया मौजूद था। जब सरकारी वकील ने घोषणा की कि वो एक नए और मुख्य गवाह को पेश करना चाहते हैं, तो सब हैरान रह गए। और जब जितेंद्र रघुवंशी कटघरे में आकर खड़ा हुआ, तो सोनम और उसके वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जितेंद्र ने जज के सामने वो पूरी कहानी दोहराई जो उसने पुलिस को बताई थी। उसने बताया कि कैसे मंत्री अविनाश सिन्हा के कहने पर उसने अपने ही भाई की मौत की साजिश रची, कैसे उसने सोनम के लालच और नफरत का इस्तेमाल किया, और कैसे इस पूरे हत्याकांड को एक प्रेम प्रसंग का रूप देने की कोशिश की। जितेंद्र की गवाही के बाद सोनम का पूरा डिफेंस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब यह साफ हो चुका था कि वो कोई मासूम मोहरा नहीं, बल्कि इस साजिश की एक बराबर की हिस्सेदार थी। वो एक लालची और धोखेबाज महिला थी, जिसने अपने प्रेमी और दौलत के लिए अपने पति की जान ले ली। उसके बाद जब सुपारी किलर्स को पता चला कि खेल खत्म हो चुका है, तो वो भी एक एक करके टूट गए और उन्होंने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे जितेंद्र ने उन्हें पैसे दिए और कैसे सोनम ने मौके पर मौजूद रहकर उनकी मदद की। कई महीनों तक चले इस हाई प्रोफाइल ट्रायल के बाद आखिरकार फैसले का दिन आ गया। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उनकी आवाज में एक भारीपन और समाज के नैतिक पतन पर एक गहरा गुस्सा था। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह मामला है विश्वास के टूटने का, लालच की पराकाष्ठा का और मानवीय मूल्यों के पूर्ण पतन का। एक पत्नी जिसे भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी और पति के रक्षक का दर्जा दिया गया है, वो उसकी भक्षक बन गई। एक भाई जिसे ढाल बनकर अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए थी, वो उसकी मौत का कारण बन गया। और एक प्रेमी जिसे प्रेम की पवित्रता और मर्यादा रखनी चाहिए थी, उसने प्रेम को वासना और लालच से कलंकित कर दिया। इस मामले में शामिल हर दोषी, चाहे उसकी भूमिका छोटी हो या बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है, ताकि समाज में एक स्पष्ट और कठोर संदेश जाए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी चालाक, अमीर या ताकतवर क्यों न हो, बच नहीं सकता। जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) हत्या और 61(2) आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी पाती है और उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, जिसका अर्थ है कि जब तक उनकी स्वाभाविक मृत्यु न हो जाए, वे जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। ये सुनते ही सोनम, जो अब तक पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी, कटघरे में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। राज और बाकी तीनों हत्यारों के चेहरे पर मौत का सन्नाटा पसर गया। उन्हें शायद अब समझ आया कि उन्होंने चंद रुपयों के लालच में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है। अदालत ने आगे कहा, जितेंद्र रघुवंशी को हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया जाता है, लेकिन सरकारी गवाह बनने और इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में जांच एजेंसी की मदद करने के कारण उसकी सजा को कम करते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। कोर्टरूम के बाहर विपिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष के बाद मिले संतोष के थे। उसे अपने भाई के लिए इंसाफ मिल गया था। राजा की मां उमा देवी ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। इस फैसले का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं रहा। जितेंद्र की गवाही
और राजा की डायरी के आधार पर मंत्री अविनाश सिन्हा के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। मीडिया में भूचाल आ गया। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। भारी राजनीतिक दबाव के चलते अविनाश सिन्हा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और कुछ ही हफ्तों बाद सीबीआई ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट चलाने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये इस बात का सबूत था कि अगर सच्चाई के लिए एक आम आदमी भी लड़ने की हिम्मत दिखाता है तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी हिल सकता है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे कई गहरे सवाल और एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश छोड़ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और हवस का रास्ता हमेशा तबाही, बर्बादी और जेल की अंधेरी कोठरियों की ओर ही जाता है। सोनम ने दौलत और अपने प्रेमी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उसे सलाखों के पीछे की एक ऐसी गुमनाम दुनिया मिली जहां उसकी खूबसूरती और चालाकी किसी काम की नहीं थी। जितेंद्र ने पावर और पैसे के लिए अपने भाई की बलि दे दी और उसे भी अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल जेल में बिताने पड़े, जहां उसे हर पल अपने किए पर पछतावा होता रहेगा। ये कहानी हमें आधुनिक रिश्तों की खोखली होती बुनियाद के बारे में भी एक कठोर चेतावनी देती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां रिश्ते फेसबुक और इंस्टाग्राम की लाइक्स और कमेंट्स पर बनते बिगड़ते हैं, जहां प्यार से ज्यादा प्राथमिकता पैसे और स्टेटस को दी जाती है, वहां विश्वास, ईमानदारी, समर्पण और वफादारी जैसे शब्द अपना मतलब खोते जा रहे हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी लोग एक सौदे की तरह, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने लगे हैं। ये कहानी एक अलार्म है जो हमें कहता है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाएं, उन्हें बताएं कि शॉर्टकट से मिली सफलता हमेशा अस्थायी होती है और मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। ये हमें यह भी सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे वो आपका सबसे करीबी दोस्त हो या आपका जीवन साथी। शादी से पहले एक दूसरे को जानना, समझना और एक दूसरे की पृष्ठभूमि की जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई और राजा किसी और सोनम के धोखे का शिकार न बने। और अंत में ये कहानी न्याय प्रणाली में हमारे विश्वास को मजबूत करती है। ये दिखाती है कि भले ही हमारे सिस्टम में कुछ खामियां हों, भले ही न्याय मिलने में देर हो, लेकिन अंधेर नहीं है। अगर विपिन जैसा एक भाई सच के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाता है तो कोई भी अविनाश सिन्हा कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि विश्वासघात का घाव सबसे गहरा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया होगा, बल्कि एक गहरी सोच भी दी होगी। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को समय दें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड की पिछली कड़ियों में हमने देखा कि कैसे प्यार और विश्वास की बुनियाद पर शुरू हुआ एक रिश्ता लालच, धोखे और साजिश की अंधेरी गलियों में खो गया। हमने देखा कि कैसे एक भाई ने इंसाफ के लिए एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई लड़ी और कैसे कानून ने अपना काम करते हुए हर गुनहगार को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या अदालत का एक फैसला सालों के दर्द पर मरहम लगा सकता है? क्या न्याय मिल जाने का मतलब है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? आज हम जानेंगे कि उस अदालती फैसले के बाद उन किरदारों का क्या हुआ जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी का वो हिस्सा है जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं छपता, लेकिन जो असली जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बयान करता है। फैसले को अब 5 साल बीत चुके थे। समय का मरहम हर घाव भर देता है, लोग कहते हैं, लेकिन रघुवंशी परिवार के लिए समय एक ऐसी खामोश नदी बन गया था जो हर रोज उनके जख्मों को और गहरा कर जाती थी। इंदौर में रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का साम्राज्य अब पहले से भी बड़ा हो गया था। विपिन ने दिन रात एक करके अपने भाई के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। ऑफिस वही था, कुर्सी वही थी,
लेकिन राजा की कुर्सी अब खाली रहती थी। विपिन ने उस कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं दिया। उस पर राजा की एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी थी, जिस पर रोज ताजे फूलों का हार चढ़ाया जाता था। बाहर की दुनिया के लिए विपिन एक सफल, मजबूत और प्रेरणादायक बिजनेसमैन था, जिसने अपने भाई के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन ऑफिस के दरवाजे के पीछे वो आज भी एक टूटा हुआ छोटा भाई था, जो अक्सर रात के सन्नाटे में अपने बड़े भाई की तस्वीर से बातें करता था। देख राजा, तेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन तू नहीं है तो इस कामयाबी का क्या करूं? उसकी सफलता उसे खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुभन देती थी। एक ऐसा एहसास कि ये सब कुछ उसके भाई की जिंदगी की कीमत पर मिला है। रघुवंशी हाउस, जो कभी राजा की हंसी और ठहाकों से गूंजता था, अब वहां एक स्थायी खामोशी ने डेरा डाल लिया था। मां उमा देवी की आंखें पथरा गई थी। वो घंटों अपने बेटे के कमरे में बैठी रहती, उसकी चीजों को सहलाती रहती। उन्होंने घर में मौजूद शादी के सारे एल्बम से सोनम की हर तस्वीर को या तो फाड़ कर फेंक दिया था या उस पर काली स्याही पोत दी थी। वो कहती थी, मेरे बेटे की जिंदगी में वो डायन कभी थी ही नहीं। पिता अशोक रघुवंशी, जो कभी अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते थे, अब ज्यादातर चुप रहते थे। उनकी उम्र जैसे 10 साल और बढ़ गई थी। वो अक्सर विपिन से कहते, बेटा, पैसा, बिजनेस, सब यही रह जाएगा। हमने एक हीरा खो दिया, जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। न्याय मिल गया था, गुनहगार जेल में थे, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आ सकता था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके साथ उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी। उधर जेल की ऊंची और बेरंग दीवारों के पीछे कहानी के बाकी किरदार अपनी अपनी सजा काट रहे थे। सोनम रघुवंशी, जिसकी खूबसूरती और अदाओं पर कभी लोग मरते थे, अब कैदी नंबर 840 बनकर रह गई थी। जेल की कठोर जिंदगी ने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली थी। उसके लंबे बाल कट चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक खालीपन था। वो शातिर, चालाक सोनम नहीं थी, बल्कि एक हारी हुई औरत थी, जो दिन भर जेल के फर्श घिसती और रात को अपनी अंधेरी कोठरी में अतीत को कोसती। कभी कभी जब जेल के कॉमन रूम में लगे टीवी पर कोई रोमांटिक फिल्म या किसी की शादी का दृश्य आता, तो वो उसे देखती रहती। शायद उसे अपना वो हनीमून याद आता, जो उसने खुद अपने हाथों से खूनी बना दिया था। क्या उसे पछतावा था? शायद हाँ, लेकिन अपने किए पर नहीं, बल्कि पकड़े जाने पर। उसकी आत्मा में पश्चाताप की कोई लौ नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपनी बर्बाद हुई जिंदगी पर एक ठंडा, कड़वा गुस्सा था। राज कुशवाहा भी उसी जेल के दूसरे हिस्से में बंद था। उसका जवानी का जोश और प्यार का जुनून अब जेल की चक्की पीसते पीसते खत्म हो चुका था। उसे अब सोनम से नफरत होती थी। उसे लगता था कि सोनम ने ही उसे इस जाल में फंसाया। वो दोनों एक ही शहर में, एक ही जेल में थे, लेकिन एक दूसरे से मीलों दूर अपनी अपनी नफरत की आग में जल रहे थे। जितेंद्र रघुवंशी, वो भाई जिसने अपने ही भाई की पीठ में छुरा घोंपा था, एक अलग जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। उसे सरकारी गवाह बनने के कारण सजा में रियायत तो मिल गई थी, लेकिन समाज और परिवार की नजरों में वो हमेशा के लिए गिर चुका था। उसके मां बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वो हर महीने विपिन को एक खत लिखता, जिसमें वो माफी मांगता, अपनी गलती पर रोता, लेकिन विपिन उन खतों को बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक देता। कुछ धोखों की कोई माफी नहीं होती, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। विपिन जानता था कि अगर वो जितेंद्र को माफ कर देगा, तो ये राजा की याद के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। और वो सबसे बड़ा चेहरा, मंत्री अविनाश सिंह, उसका क्या हुआ? सत्ता का सूरज हमेशा आसमान पर नहीं रहता, उसे भी एक दिन डूबना ही पड़ता है। जितेंद्र की गवाही और राजा की डायरी के आधार पर सीबीआई ने उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि उसका बचना नामुमकिन था। सालों तक चले मुकदमे के बाद
देश की सबसे बड़ी अदालत ने अविनाश सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया और उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई। यह भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था, जहां एक इतने ताकतवर राजनेता को उसके किए की सजा मिली। यह फैसला देश के करोड़ों आम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया, जिसने न्याय व्यवस्था में उनके भरोसे को फिर से जिंदा कर दिया। इंस्पेक्टर देव मलिक, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस केस की तह तक जाने की हिम्मत दिखाई थी, उन्हें उनके इस साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका प्रमोशन कर दिया गया। ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम में आज भी कुछ ईमानदार और बहादुर लोग मौजूद हैं, जो सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन विपिन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने राजा के नाम पर एक चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत की, राजा रघुवंशी मेमोरियल फाउंडेशन। यह फाउंडेशन उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का जिम्मा उठाता था, जिनके सिर से उनके मां बाप का साया उठ गया हो। विपिन ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन में लगाना शुरू कर दिया। वो अक्सर उन बच्चों के साथ समय बिताता, उनके साथ खेलता, उनकी कहानियां सुनता। उन बच्चों की निश्चल हंसी में, उनकी मासूम आंखों में विपिन को अपने भाई राजा की एक झलक मिलती थी। उसे लगा जैसे राजा कह रहा हो, शाबाश छोटे, यही तो मैं चाहता था। उसे पहली बार सालों बाद अपने अंदर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि न्याय सिर्फ अदालत में नहीं मिलता। असली न्याय तब मिलता है जब आप किसी की नफरत का जवाब और बड़ी मोहब्बत से देते हैं। उसने राजा की याद को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि सैकड़ों बच्चों का विपिन भैया बन गया था। उसने राजा को अमर कर दिया था, नफरत की कहानी को एक नई सकारात्मक शुरुआत देकर। दोस्तों, राजा रघुवंशी की ये कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि लालच एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाकर राख कर देती है जिसके दिल में ये पैदा होती है। सोनम, राज और जितेंद्र ने पैसे और पावर के लिए एक जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी ही जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर लिया। ये कहानी आज के समाज को एक आईना भी दिखाती है। ये हमें चेतावनी देती है कि हम अपने रिश्तों को हल्के में न लें। शादी से पहले अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में जानना, उसके चरित्र को समझना, उसकी सोच को परखना बेहद जरूरी है। सिर्फ बाहरी सुंदरता या पैसे के पीछे भागना आपको एक ऐसे धोखे की तरफ ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्हें सिखाएं कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ एक रुपया भी बेईमानी से कमाए हुए करोड़ों से ज्यादा कीमती होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच में बहुत ताकत होती है। विपिन अगर डर जाता, अगर वो उस डायरी को जला देता, तो शायद आज भी गुनहगार खुले घूम रहे होते। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, उसने सच्चाई का साथ दिया और अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। अगर आपके साथ या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं। हो सकता है कि रास्ता मुश्किल हो सकता है कि आपको धमकियां मिले, लेकिन याद रखिए, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। राजा रघुवंशी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा एक चेतावनी और एक प्रेरणा बनकर जिंदा रहेगी। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो गलत रास्ते पर चलते हैं, और एक प्रेरणा उन लोगों के लिए जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं।